जय श्री राम। ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है अयोध्या के राम टेम्पल की तरफ से। बताया जा रहा है कि अयोध्या का राम टेम्पल 22 जनवरी 2024 को इनॉग्रेट कर दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस पर जेफरीज जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, इसने कुछ बड़ी बातें बोली हैं। जेफरीज का कहना है कि राम टेम्पल बन जाने के बाद से अयोध्या में सालाना 5 करोड़ के करीब टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। इससे न सिर्फ यूपी की इकोनॉमी में बल्कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। जेफरीज ने यह भी कहा कि अयोध्या को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप कर रही है यूपी गवर्नमेंट, जहां पर होटल सेक्टर में बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। इसके पहले भी हमने अपनी पिछली अपडेट में आपको बताया है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज वहां पर मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही हैं, जिसका फायदा सीधे सीधे यूपी की इकोनॉमी को मिलने वाला है। अगली खबर आ रही है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से। बताया जा रहा कि 2017 के बाद से हमारे देश में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अब तक का सबसे बड़ा सेल ऑफ किया है। 19 जनवरी 2024 तक 13,000 करोड़ से भी ज्यादा के वर्थ के सिक्योरिटीज को सेल ऑफ किया गया है। यहां पर यह खबर भी सामने आई कि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ये इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ से ज्यादा का है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इससे पता चलता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के फ्यूचर रिटर्न्स को लेकर थोड़े से कॉशियस हैं। इस वजह से भी ये जो पैसा है इन्होंने सिक्योरिटीज से हटाकर डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पता होगा, जहां पर डेट को ट्रेड किया जाता है। अगली खबर आ रही है जी मीडिया और सोनी के बीच में हो रहे मर्जर को लेकर। रिसेंटली सोनी जो कि एक जापानीज कंपनी है, बड़ी मीडिया कंपनी है, इसने अनाउंस किया है कि जी के साथ होने वाला मर्जर अब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाले हैं। आगे चलकर ये मर्जर नहीं होगा। हम आपको बता दें कि दिसंबर 2021 में इस मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था और इसके लिए जो भी प्रोसेस थी ये आगे बढ़ चल रही थी। लेकिन रिसेंटली मीडिया में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि सोनी आगे इस मर्जर को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। इसके बाद से जी ने अपना रिप्लाई देते हुए कहा कि ये सारी मीडिया में जो रूमर्स हैं ये गलत है, हमारा ये जो मर्जर है ये होके रहेगा। लेकिन अब ऑफिशियली सोनी ने अपनी तरफ से इस मर्जर को कॉल ऑफ कर दिया है, यानी कि ये जो मर्जर है नहीं होने वाला है। इसके पहले भी देखा गया था कि जी के शेयर्स में 10% तक की गिरावट हुई थी और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चलकर भी जी के जो शेयर्स हैं ये और ज्यादा गिर सकते हैं। अगली खबर आ रही है तेलंगाना की तरफ से। तेलंगाना के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि तेलंगाना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो कि डावोस में हो रही थी, वहां से 40,000 करोड़ की वर्थ के एमओयू साइन करके लेकर आया है। यानी कि इकोनॉमी में 40,000 करोड़ के वर्थ के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होने की संभावना है। अब बताया जा रहा है कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, ये लंदन की विजिट पर थे, जहां पर इन्होंने हाई कमीशन में सेलेक्ट ऑडियंस से बात करते हुए कुछ बड़ी बातें बोली हैं। यहां सीएम ने कहा है कि हम अभी बात कर रहे हैं BYD और टेस्ला के साथ। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि BYD और टेस्ला दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट EV मैन्युफैक्चरर्स में शुमार है। BYD चाइनीज कंपनी है, टेस्ला अमेरिकन कंपनी है। और अभी तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं दोनों ही कंपनी से बात कर रहे हैं ताकि अपने प्लांट्स को तेलंगाना में बना सके। BYD के बारे में हमने आपको पिछली अपनी कुछ अपडेट्स में बताया था कि किस तरीके से ये इंडिया के अंदर $1 बिलियन की वर्थ के अपने प्लांट को एग्जीक्यूट करना चाहता था, लेकिन भारत की गवर्नमेंट ने इसे नहीं होने दिया। और अब बताया जा रहा है कि BYD यहां तेलंगाना के साथ कुछ बड़े समझौते कर सकता है। टेस्ला के बारे में हमने आपको बताया है कि टेस्ला ऑलरेडी गुजरात में अपने प्लांट को एग्जीक्यूट करने वाला है। अगली खबर आ रही है देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की तरफ से। एस जयशंकर रिसेंटली एड्रेस कर रहे थे नाइजीरिया में इंडियन ग्रुप को और इन्होंने कुछ बड़ी बातें बोली है इंडिया की कैशलेस इकोनॉमी के बारे में। एस जयशंकर ने बताया कि इंडिया बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया 1 महीने में जितना कैशलेस ट्रांजैक्शन कर लेता है, अमेरिका में उतना कैशलेस ट्रांजैक्शन होने में 3 साल लग जाता है। वो यहां पर बताना चाह रहे थे कि अमेरिका जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में शुमार है, वहां पर अभी भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस इतने तेजी से नहीं हुए हैं जहां इंडिया में हो रहे हैं। और अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर कैशलेस ट्रांजैक्शंस होने बाकी हैं, जहां पर लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं। और इसके चलते वो कहते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अगली खबर आ रही है देश की वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनालिटीज मुकेश अंबानी की तरफ से। मुकेश अंबानी का जो घर है अंतिलिया, जिसे दुनिया में दूसरा सबसे महंगा घर भी बताया जाता है, हजारों करोड़ की इसकी वर्थ है, 27 स्टोरी बिल्डिंग भी है ये।
बताया जा रहा है कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए अंतिलिया का जो पूरा बैकड्रॉप कलर है ये लाल रंग से रोशन हो गया और इसमें हर जगह जय श्री राम लिखा हुआ था। बताया गया कि अंबानीज ने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया है राम मंदिर के इनॉग्रेशन को। अगली खबर आ रही है ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनी स्टेलेंटिस के सीईओ की तरफ से। बताया जा रहा है कि स्टेलेंटिस के जो सीईओ हैं उन्होंने वार्न किया है दुनिया को। उन्होंने कहा है कि अगर ऑटोमेकर कंपनीज अपने प्राइसेस को कट करती हैं डिस्पाइट नोइंग कि कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है ईवी को मैन्युफैक्चर करने में, तो इससे मार्केट में ब्लड बाथ हो जाएगा। ब्लड बाथ से उनका मतलब था कि मार्केट में प्राइसेस गिरने की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये बुरी तरीके से इंपैक्ट होगी, जिससे ना सिर्फ ऑटोमेकर्स का नुकसान होगा बल्कि कस्टमर्स का भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है और यहाँ पर पूरी जो इंडस्ट्री है ये सफर कर सकती है। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूं जो हेवीली प्राइस कट कर रही है और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अपनी ईवीज को मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन उन्होंने उस कंपनी का नाम नहीं बताया। अगर आप उस कंपनी का नाम जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। अगली खबर आ रही है पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से। रिसेंटली हुआ ये कि पंजाब एंड सिंध बैंक में एक एम्प्लॉय काम करता था जिसे ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी। इस लत के चलते उस एम्प्लॉय ने अपने कस्टमर्स के 52 करोड़ की वर्थ के फिक्स डिपॉजिट्स को तोड़कर उससे पैसे चुराए और उस पैसे से उसने ऑनलाइन गेमिंग करी। इस मामले के सामने आते ही ईडी ने अब उस एम्प्लॉय की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसे अटैच कर लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग काफी लत लग सकती है इसकी, और साथ ही में यह आपको मेंटली, सोशली और इकोनॉमिकली भी डैमेज कर सकता है? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है कॉग्निजेंट के एक्स सीईओ फ्रांसिस्को डिसूजा की तरफ से। फ्रांसिस्को डिसूजा ने कहा है कि आईटी कंपनी जिस तरीके से आज एक जॉब क्रिएटर बनकर उभरा है, आगे चलकर भी ऐसे ही जॉब क्रिएट करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आईटी कंपनीज में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, लेकिन साथ ही में टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट किया जाएगा। 10 साल बाद आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इंसेंटिव हो जाएंगी, जिसके मुकाबले आज वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जॉब्स जिस तरीके से क्रिएट हो रही हैं वैसे ही होती रहेंगी अगर सही तरीके से आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है इससे अडॉप्ट किया जाता है। वैसे क्या आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में देखा जा रहा था कि देश की बड़ी आईटी कंपनीज ने अपने हेड काउंट को थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 12,000 से लेकर 15,000 एम्प्लॉइज तक कम किया है। बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है देश की बड़ी ऑटोमेकर कंपनी टाटा मोटर्स की तरफ से। अपडेट ये है कि टाटा मोटर्स 1 फरवरी 2024 से अपनी कार के प्राइसेस को 0.7% तक बढ़ाने वाली है। अगर हम बात करें कि ये प्राइसेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं तो इसके पीछे का बड़ा रीजन है इनपुट कॉस्ट, यानी कि कार बनाने में जो पैसा लगता है ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर की, देश भर की जो कंपनीज हैं, ऑटोमेकर्स हैं, ये अपने प्राइसेस को बढ़ा देती हैं और 1 फरवरी 2024 से टाटा मोटर्स 0.7% की रफ्तार से अपने प्राइसेस को बढ़ा देगा। अगर हम बात करें अदर कंपनीज की तो यहाँ पर मारुति सुजुकी का भी नाम सामने आया था, जिसने साल 2024 की शुरुआत से ही अपनी कार के प्राइसेस को 0.45% तक बढ़ा दिया था। अगली खबर आ रही है देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से। हरदीप सिंह पुरी ने रशिया से इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर कुछ बड़ी बातें बोली हैं। हमारे मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं किया होता तो दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते, और यही रीजन है कि दुनिया भर में जो देश हैं वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किए। वो ये भी बताते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जैसे ही फाइट शुरू हुई वैसे ही इंडिया ने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हुए रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। अगर ऐसा नहीं किया होता तो दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग तरीके से बढ़ जाते और दुनिया में एक बहुत ज्यादा बुरा माहौल बन सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि अब इंडिया अपने जो ऑयल के सोर्सेस को है इसे डाइवर्सिफाई करना चाहता है। अगली खबर आ रही है दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स की तरफ से। बिल गेट्स के बारे में आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं, और अब बिल गेट्स ने बिलियनियर्स को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बिल गेट्स ने कहा है कि जितने भी अल्ट्रा रिचेस हैं इन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इससे मतलब नहीं है ये कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है या फिर कोई कंट्री है, ये जिम्मेदारी उसकी बनती है, अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो उसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अमेरिका में बहुत ज्यादा टैक्स देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट मुझ पर और ज्यादा टैक्स लगाए। उन्होंने ये बात का भी हवाला दिया कि 250 से भी ज्यादा बिलियनियर्स, मिलियनियर्स ने एक ओपन लेटर लिखकर कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्सट्रीम वेल्थ है इस पर टैक्स लगाया जाए। अगली खबर आ रही है इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में अभी अभी हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA को लेकर। बताया जा रहा है कि ये जो FTA है 16 साल की नेगोशिएशंस के बाद हुआ,
यानी कि बहुत ज्यादा नेगोशिएट किया गया यहाँ स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी के साथ, इंडिया की इकोनॉमी के साथ, और अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। दोनों इकोनॉमीज ने एफटीए को साइन कर लिया है। अगर हम बताएं कि किस तरीके से ये सारी प्रोसेस फॉलो अप हुई है, तो बताया जा रहा था कि स्विट्जरलैंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ये विजिट करने गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दावोस के अंदर, और वहां पर हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने इंडिया के विजिट के लिए इन्हें इनवाइट किया था। लास्ट मिनट इन्विटेशन मिला था गाय पेरेमिलिन को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्विट्जरलैंड के, और फिर बाद में उन्होंने इंडिया में विजिट किया और फाइनलाइज किया एफटीए को। तो ये एक बड़ी खबर है इंडिया और स्विट्जरलैंड के रिलेशंस को लेकर। अगली खबर आ रही है फार्मेसी कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ की तरफ से। किरण मजूमदार शॉ ने बेंगलुरु के बारे में कुछ बड़ी बातें बोली हैं। बेंगलुरु को अक्सर कभी-कभी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या फिर टेक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत सारे इनोवेशंस बेंगलुरु से होते हैं। लेकिन किरण मजूमदार शॉ का कहना है कि इतना सारा होने के बावजूद बेंगलुरु में जो प्लेसेस हैं बहुत ज्यादा डर्टी है, यहाँ पर पोल्यूशन है, बहुत सारे लोग अमूमन यहाँ कचरा फेंकते रहते हैं, केवल डंडा राज ही यहाँ पर काम कर सकता है। जी हाँ, उन्होंने लिटरली कहा कि डंडा राज ही यहाँ काम कर सकता है, यानी कि लोगों को जब मार पड़ेगी लोगों को तब ही समझ में आएगा कि वो कचरा ना फैलाए। उन्होंने ये भी बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो एक मेजरमेंट है देश भर में सफाई को लेकर, उसमें बेंगलुरु की जो पोजीशन है वो 125th पोजीशन पे है पूरे देश में, जो कि एक काफी खराब बात है व्हेन इट कम्स टू सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और वी से टेक सिटी ऑफ इंडिया। तो यहां हम सम अप करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर ये इनसाइट्स और बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री राम।